What the hell? वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है शैडो पपेट्स। मूवी की शुरुआत में केट नाम की औरत चिल्लाती हुई जागती है और देखती है कि उसने सिर्फ अंदर वाले कपड़े पहने हुए हैं। वो अपने शरीर को देखती है, उसे अपनी उंगली पर एक अंगूठी का निशान दिखता है। जिस कमरे में वो है वो पूरे सफेद रंग का है, उसमें एक गद्दे के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी दीवारें व्हाइट एक्वेस्टिक फॉर्म से ढकी हुई है। पूरे कमरे में एक बंद दरवाजे के अलावा कोई खिड़की भी नहीं है, इसलिए वो तेज तेज दरवाजे को पीटना शुरू करती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी बाहर से आती घुराने की आवाजें सुनकर वो बहुत डर जाती है। बाहर से रोने की और घुराने की आवाज कुछ देर तक तो आती रहती है, फिर जैसे वो आवाज बंद होती है लाइट्स अजीब तरह से जलने और बुझने लगती है। कुछ देर में लाइट्स पूरी तरह से बंद हो जाती है और जब थोड़ी देर बाद वापस आती है तो बाहर जाने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। केट अपने कमरे से बाहर निकलती है और हल्की रोशनी वाले हॉल में आराम से आगे बढ़ने लगती है। वो साथ वाले कमरों में झांकती है और उसको एक कमरे में कोई आदमी दिखता है। उस आदमी को भी नहीं पता कि दरवाजे खुल चुके हैं, इसलिए वो केट से बोलता है, प्लीज मुझे भी यहाँ से बाहर निकालो। केट के दरवाजे खोलने पर हमें जैक दिखता है, जिसने कि केट की तरह ही अंदर वाले कपड़े पहने हुए हैं। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उनको कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उनको अपना नाम भी याद नहीं है। फिर वो दोनों जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी वो एक बंद दरवाजे पर पहुंचते हैं जिसके आगे नहीं जाया जा सकता। अब केट देखती है कि लॉक पड़े दरवाजे के दूसरी तरफ एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। तभी उस कमरे से चार्ली और स्टेसी बाहर आते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने पर पता लगता है कि वो सभी एक ही नाव की सवारी है। मतलब ये है कि उनमें से किसी को नहीं पता कि वो खुद कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसलिए वो तय करते हैं कि वो हॉल के दूसरी तरफ जाएंगे और जैसे ही किसी को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा तो वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। जैक और केट एक खुफिया कमरे में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक ताबूत की तरह दिखने वाली अजीब मशीन दिखती है। केट बोलती है कि मेरे हिसाब से इसी कमरे में सभी की याददाश्त को मिटाया गया होगा और अचानक उनको बहुत तेज किसी चीज को पटकने की आवाज आती है और उसके साथ ही किसी राक्षस के घुराने की आवाज भी आती है। इस सबके दौरान चार्ली और स्टेसी एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें किताबें रखने वाला एक शेल्फ मिलता है और साथ ही उनको एक ब्लैक बोर्ड दिखता है जिस पर थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ देर में उनको भी राक्षस के घुराने की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार घूमते फिरते वो एक दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जो कि डरावने दिखने वाले बेसमेंट की तरफ जाता है। स्टेसी बोलती है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन चश्मे वाला चार्ली हिम्मत करके नीचे अंधेरे वाले बेसमेंट में चले जाता है। जल्द ही वो एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचते हैं जिसमें एक औरत नहा रही होती है। चार्ली के पीछे पीछे स्टेसी भी वहाँ पर पहुंच जाती है। इस लड़की का नाम एम्बर है और उसने दोनों को देख भी लिया है। वो उनसे बोलती है, तुम दोनों छुप क्यों रहे हो, दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ। अब चार्ली पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों के साथ क्या चल रहा है? लेकिन जवाब में एम्बर बोलती है, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वैसे क्या तुम दोनों पीछे मुड़ सकते हो? मैं जरा कुछ कपड़े पहन लेती हूँ। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं चार्ली को कुछ अजीब सा दिखता है। उसको एम्बर की परछाई में कुछ अजीब दिखता है, इसलिए वो जल्दी से मुड़कर एम्बर को देखता है। हालांकि वो परछाई जल्दी से गायब हो जाती है, लेकिन स्टेसी कहती है, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। स्टेसी फिर एम्बर से पूछती है, तुम इतनी शांत कैसे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? लेकिन जवाब में एम्बर बोलती है, मैं शांत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम सभी के साथ क्या होने वाला है। हम सभी लोग आखिर में मरने वाले हैं। इस सब के दौरान केट और जैक को एक प्रयोगशाला मिलती है जिसमें एक आदमी किसी मशीन के साथ बंधा हुआ है और बेहोश पड़ा हुआ है। केट देखती है कि इस बेहोश पड़े आदमी का दिमाग चलना बंद हो चुका है और इस मशीन को 8 बार इस्तेमाल किया गया है। केट बोलती है, मुझे लगता है मैं इस मशीन के बारे में कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब मैं कैसे जानती हूँ। दोनों प्रयोगशाला में पड़े सफेद कोट्स डाल देते हैं और वहाँ की जांच करना शुरू करते हैं। केट को अलमीरा के ऊपर रखी एक ट्रे दिखती है। वो जैक से बोलती है, क्या तुम उसको नीचे उतार सकते हो? ट्रे को नीचे उतारते वक्त वो जैक के हाथ से फिसल जाती है और इसकी वजह से बहुत तेज आवाज होती है और दोनों घबरा भी जाते हैं कि कहीं इस आवाज को सुनकर कोई पीछे ना आ जाए हमारे। तभी कुछ देर बाद वहाँ डेव नाम का एक तगड़ा सा आदमी आता है और जैक की पिटाई करना शुरू कर देता है। जैसे केट बीच में आती है डेव उसको भी दूर फेंक देता है। असल में डेव भी उन लोगों में से एक है जिनकी याददाश्त को मिटा दिया गया है। लेकिन केट और जैक के सफेद कोट्स को देखकर वो समझ लेता है कि इन सभी चीजों के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। इसके बाद वो केट के बाल पकड़कर उसको मारने की धमकी देता है। जैसे केट बोलती है, देखो हम तीनों ने एक जैसे अंदर वाले कपड़े पहने हुए हैं, तब डेव उसको छोड़ देता है। डेव बोलता है, जब से मैं जगा हूँ मैं तो पागल ही हो चुका हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। केट बोलती है, देखो हमें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। ये बात सुनकर डेव उन्हें बताता है कि मैंने हॉल के आखिर में एक दरवाजा देखा, लेकिन मेरे ख्याल से वो बिजली से चलता है। तभी उन्हें पता चलता है कि जो शुरू में उन्होंने पटकने की आवाज सुनी थी वो डेव की वजह से आ रही थी। डेव उस दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो तभी उनका ध्यान कुछ चीजों की परछाई पर जाता है जो कि डेव की परछाई की तरफ बढ़ती जा रही है। जल्दी सभी परछाई इकट्ठा हो जाती है और परछाई वाला हथियार बाहर निकलकर डेव की छाती में घुस जाता है और उसको वहीं मार देता है। जैक और केट ये देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही अजीब सी परछाई डेव को वापस अंदर खींच लेती है। अब जैक और केट दोबारा उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर याददाश्त को मिटा दिया गया था। जैक बोलता है, हमें कुछ देर यहीं छुप जाना चाहिए, लेकिन केट ऐसा करने से मना कर देती है। इसलिए वे भागते रहते हैं और वो परछाई भी अभी भी दोनों का पीछा कर रही होती है। लेकिन वो दोबारा बंद दरवाजे पर पहुंच जाते हैं।
हालांकि वो हार नहीं मानते और दरवाजे को पीट पीट कर तोड़ देते हैं। दोनों बड़ी मुश्किल से उस परछाई से बच पाते हैं और एक कमरे में सही सलामत चले जाते हैं। जैक के हाथ पर एक खरोंच लग गई है, इसलिए केट उस खरोंच को कपड़ा बांध देती है। कुछ समय बाद दोनों कमरे से बाहर आते हैं और घूम फिर कर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां बेसमेंट में जाने का रास्ता है। अब दोनों स्विमिंग पूल के पास पहुंच चुके हैं और उनको पैरों के निशान दिखते हैं जो कि कपड़े बदलने वाले कमरे की तरफ जा रहा है। उनको कमरे में तो कोई नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पड़ा तौलिया अभी भी गीला पड़ा है। तभी अचानक पीछे से एम्बर आती है और ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। केट और जैक उसको बताते हैं कि एक खतरनाक परछाई ने हमारा पीछा किया और उसने डेव नाम के एक आदमी को मार भी दिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब जैक बोलता है, हमें डेव ने बताया था कि उसको एक बिजली से चलने वाला दरवाजा मिला था जिससे हम बाहर जा सकते हैं। इसके जवाब में एम्बर बोलती है, हमें जाकर उस दरवाजे को अब तो देखना ही चाहिए। ना चाहते हुए भी सभी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वो सभी को एक स्टील के दरवाजे के सामने लेके आती है और उस दरवाजे पर एक फाइल भी लटकी हुई है। साथ ही साथ वहाँ बहुत सारी चाबियां भी मिलती है। जैक के मना करने के बाद भी केट उस दरवाजे को खोल देती है। अंदर जाकर उनको चेन से बंधा हुआ एक आदमी मिलता है। इस आदमी का नाम स्टीव है और बाकी सभी की तरह इस आदमी की याददाश्त को भी मिटा दिया गया है। अब जैसा कि स्टीव भी बाकी सभी की तरह यहाँ फंसा हुआ है, इसलिए केट उसकी चेन खोल देती है और वो एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचती। स्टीव बोलता है, तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो साथ वाले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि इस दरवाजे के पीछे वाली औरत से डरना चाहिए। उस समय कोई एम्बर को नहीं देख रहा होता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। दरवाजे के पीछे मेलिसा नाम की औरत है और उसको भी बंदी बनाकर रखा गया है। उसके चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। सभी के मना करने के बाद भी केट दरवाजा खोल ही देती है ताकि वो अंदर फंसी मेलिसा को बाहर निकाल सके। अब सभी देखते हैं कि स्टीव के पीछे वही परछाई इकट्ठा हो रही है। फिर उस परछाई से बाहर निकलते भालू से बचने के लिए स्टीव जल्दी से छलांग लगा देता है। तभी मेलिसा जल्दी से वहाँ के बल्ब को तोड़ देती है जिससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इसके बाद जैक बाकियों से बाहर जाने को बोलता है और खुद एक लाइट लेकर केट और मेलिसा को ढूंढने निकल जाता है। उसको केट तो मिल जाती है, लेकिन मेलिसा जिंदा नहीं बच पाती और उसकी लाश एक तरफ खून में पड़ी हुई है। केट को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो मेलिसा को बचा नहीं पाई, लेकिन किसी और के मरने से पहले जैक केट को खींचते हुए अपने साथ लेके जाता है। बाहर स्टीव एम्बर का गला पकड़कर खड़ा होता है और जैक उससे पूछता है, तुम हमें अंदर क्यों छोड़कर चली गई थी? एम्बर बोलती है, तुम सभी लोग भी वैसे मारे जाओगे जैसे कि यहाँ काम करने वाले लोग मारे गए थे। चार्ली पूछता है, हमें यहाँ पर कोई क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोगों की याददाश्त के साथ क्या हुआ है? वो सभी एक दूसरे पर अब शक करने लगते हैं कि उनमें से ही कोई एक ऐसा है जिसको सभी चीजों के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन केट सभी पर गुस्सा करते हुए बोलती है, हमें एक दूसरे पर शक करने की जगह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी हम सभी बहुत बड़े खतरे में हैं। तभी केट का ध्यान एक दरवाजे पर जाता है और वो पूछती है, तुम लोगों को क्या लगता है इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? जैक बोलता है, मेरे हिसाब से ये कमरा सामान रखने वाला है और हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे केट चाबियों का इस्तेमाल दरवाजा खोलने के लिए करती है, उसको सभी चाबी मिल जाती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर उनको 8 अलमीरा मिलती है और उनके साथ 8 फाइल्स भी मिलती है। इन फाइल्स में सभी लोगों की जानकारियां होती है। फाइल के हिसाब से चार्ली कंप्यूटर प्रोग्रामर है, केट एक डॉक्टर है, स्टेसी पैसों वगैरह की देखभाल करने वाली है, जैक एक वकील है, स्टीव एक अपराधी है, एम्बर एक मॉडल है जिसको पागल होने की वजह से यहाँ लाया गया था, मेलिसा एक नर्स है और डेव पहरेदारों का हेड था जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे। इसके बाद सभी लोग अलमीरा के अंदर पड़े कपड़े पहन लेते हैं। उनको डेव के लॉकर से एक टॉर्च के साथ एक बंदूक भी मिलती है और स्टीव बंदूक को अपने पास रख लेता है। अब स्टीव सबसे आगे चल रहा होता है और बाकी सभी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसके बाद वो एम्बर से बोलते हैं, तुम जिस कमरे में जागी थी हमें उस कमरे में ले चलो। रास्ते में उनको एक फोन की घंटी की आवाज आती है, लेकिन अंदर जाने का दरवाजा बंद पड़ा है और वो किसी भी चाबी से खुल नहीं पा रहा होता है। फोन की घंटी बंद होने के बाद एम्बर सभी को अपना कमरा दिखाती है जो कि बाकी लोगों के कमरे से बिल्कुल अलग है। वहाँ एक बढ़िया सा बेड है और साथ ही फर्श पर टेबल भी रखी गई है, उसके ऊपर लैंप भी लगा हुआ है, वहाँ पर एक आईना भी लगा हुआ है। तभी उन्हें आईने के पीछे से फोन की घंटी की आवाज आती है, इसलिए स्टीव उस आईने पर गोली मारता है और टेबल की मदद से सारा कांच तोड़ देता है। हम सभी अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फोन उठाने में देरी कर देते हैं। सभी इस कमरे के हाल देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि कमरे में सभी जगह खून लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक भी लाश नहीं है। और अब खून देखकर वो मान लेते हैं कि इस कमरे में बहुत सारे लोगों को मारा गया है। चार्ली कंप्यूटर पर देखकर जांच करता है तो उसको पता लगता है कि वो सभी मानसिक रोग का इलाज और जांच करने वाली किसी जगह पर है जिसको डॉक्टर फ्रेडरिक मेंगर चलाता है। और अब पता चलता है कि डॉक्टर फ्रेडरिक ने ही लोगों की मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए एक मशीन बनाई थी। चार्ली आगे बताता है कि डॉक्टर फ्रेडरिक अपनी मशीन की और जांच करना चाहता था, इसीलिए उसने सबसे पहले एम्बर के ऊपर अपना प्रयोग शुरू किया। इसके बाद उसने स्टीव के ऊपर प्रयोग किए। चार्ली बताता है कि मशीन को केवल 8 बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जैक ही वो आखिरी इंसान है जिस पर मशीन का इस्तेमाल किया गया था। रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो जैक को कोई पैरालिसिस बीमारी थी, लेकिन आखिरी प्रयोग के दौरान कुछ बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। इस सब के हिसाब से तो एम्बर, स्टीव और जैक यहाँ मर्जी के तौर पर आए थे, लेकिन डेव, मेलिसा और चार्ली यहाँ पर काम किया करते थे। स्टेसी यहाँ किसी बाहर के काम से आई थी, लेकिन अजीब बात तो यह है कि वहाँ केट क्यों आई, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वहाँ का नक्शा देखने के बाद केट बोलती है, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है,
हमें ऊपर छत से ही बाहर निकलना होगा, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए बिजली से चलने वाले दरवाजे को खोलना होगा। ये बात सुनकर चार्ली बोलता है अगर हम बिजली को काट देंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। वो आगे बोलता है कि अगर नेटवर्क ठीक से रहेगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, और नेटवर्क के ठीक से आते रहने के लिए मुझे 2 कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। तभी केट को याद आता है और वो बताती है जैक और मैंने प्रयोगशाला में एक कंप्यूटर देखा था, लेकिन स्टीव बीच में बोलता है मेरे हिसाब से ये अच्छा प्लान नहीं है, क्योंकि बिजली बंद करना हम पर भारी पड़ सकता है। वो अजीब परछाई अंधेरे में ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब चार्ली को एक नई बात पता चलती है। वो बोलता है कि पूल वाली जगह और याददाश्त मिटाने वाले कमरे की बिजली मेन जनरेटर से नहीं चलती है। अगर मेन जनरेटर को बंद भी कर दिया जाए तो भी नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चार्ली आगे बोलता है नेटवर्क को सेट करने के बाद बिजली काटने के लिए मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ये सुनकर केट बोलती है कि हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाने वाले। लेकिन तभी एम्बर बोलती है मैं चार्ली के साथ यहाँ रुकूंगी और जैसे नेटवर्क का काम ठीक हो जाएगा हम दोनों बाहर आ जाएंगे। अब चार्ली और एम्बर को वहाँ छोड़कर बाकी सभी प्रयोगशाला की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ से डेव की लाश बिल्कुल गायब है। तभी केट का ध्यान एक बात पर जाता है, मशीन को केवल 8 बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर गिना जाए तो मशीन पर पड़े इस इंसान को मिलाकर हम सभी 9 लोग हैं। केट बोलती है कि हम लोगों के बीच कोई ऐसा जरूर है जो अभी तक झूठ बोलता आ रहा है। स्टीव बोलता है कि मुझे लगता है वो झूठ बोलने वाला इंसान चार्ली है, क्योंकि यहाँ काम करने वाला एक ही इंसान जिंदा बचा है जो कि चार्ली है। इसलिए स्टीव आगे बोलता है बिजली के जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने का सच में कोई रास्ता भी है या नहीं। इसलिए वो जैक को बोलता है कि तुम अभी कंप्यूटर को शुरू मत करना, मैं स्टेसी के साथ बाहर जाकर इस बात का पता लगा कर आता हूँ। उन लोगों का इंतजार करते हुए केट का ध्यान बेहोश पड़े आदमी के हाथ पर जाता है। आदमी के हाथ पर लगे टैग पर उसका नाम जैक रॉबर्ट्स लिखा हुआ है, यानी कि ये मरा पड़ा हुआ आदमी ही असली जैक है और जो जिंदा है वो कोई नकली आदमी है। इसके बाद केट नकली जैक का सामना करते हुए पूछती है तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। नकली जैक कोई जवाब नहीं देता और बोलता है हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोगों की मुसीबतें खत्म करके उनको एक नई जिंदगी दे सके, लेकिन इस सब के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। वो बोलता है बेहोश पड़ा ये आदमी असली जैक है, इसका ब्रेन डेड हो चुका है, इसीलिए इसकी याददाश्त खत्म करते समय मशीन को इसका दिमाग नहीं मिला तो मशीन ने इसकी आत्मा पर हमला कर दिया। इस वजह से इसकी आत्मा अब एक परछाई वाली जानलेवा चीज में बदल चुकी है और तब से परछाई वाली ये जानलेवा चीज सभी जिंदा चीजों को खत्म करने में लगी हुई है। वो आगे बोलता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इस पूरी बिल्डिंग को बंद किया था ताकि ये जानलेवा जीव बाहर न जा सके। अब केट को महसूस होता है कि ये आदमी असल में डॉक्टर फ्रेडरिक मैंगर है, इसीलिए वो अपनी असली पहचान के बारे में पूछती है। अब इसके जवाब में डॉक्टर बोलता है तुम मेरी पत्नी हो, और ऐसा बोलते ही वो कंप्यूटर को शुरू कर देता है। वो बोलता है मेलिसा मेरे आइडिया के खिलाफ थी और उसने इस बारे में स्टेसी को बता दिया था, इस वजह से सरकार ने हमारे खोज के लिए पैसा देना बंद कर दिया था और इसी कारण मुझे स्टेसी और मेलिसा की याददाश्त को मिटाना पड़ा। ये वाली बात चार्ली और डेव को भी पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उनकी यादें भी खत्म कर दी। वो भावुक होते हुए बोलता है मेरी प्यारी केट, तुम मेरी बीवी होने के बाद भी मेरे खिलाफ चली गई थी और तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी याददाश्त को भी मिटा दिया था। इसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लगता है और बोलता है छाया वाला यह प्राणी उन लोगों पर पहले हमला करता है जिनकी पहचान बिल्कुल सही सलामत है। अगले सीन में जैसे स्टेसी और स्टीव वापस आते हैं, जैक पीछे से स्टीव को चाकू मार देता है। केट बोलती है स्टेसी तुम यहाँ से भाग जाओ, और खुद भागने से पहले वो फ्रेडरिक को मार देती है। दूसरी तरफ जैसे नेटवर्क ठीक से आते हैं, चार्ली बिजली से चलने वाले दरवाजे को खोलने में लग जाता है। कुछ देर बाद ही लाइट्स बंद हो जाती है। चार्ली और एम्बर साथ में पूल की तरफ जाते हैं जहाँ परछाई वाला जीव उन पर हमला कर देता है। वो दोनों जल्दी से पूल में कूद जाते हैं। जैसे ही उन दोनों को परछाई वाला जीव नहीं दिखता तो एम्बर बोलती है शायद वो पानी से डरता है। चार्ली पूल से बाहर निकलता है जबकि एम्बर अभी भी पानी में है। चार्ली बोलता है तुम भी जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ, लेकिन एम्बर काफी देर कर देती है। परछाई वाला जीव पानी की गहराई से आता है और एम्बर को अपने साथ नीचे खींच लेता है। अब जैसे ही वो जीव पानी से बाहर आता है तो एम्बर पानी में कहीं नहीं दिखती। वो जीव वापस पानी में चला जाता है और चार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडरिक ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहता। वो जल्दी से केट और स्टेसी को ढूंढ लेता है और दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है। तभी कमरे में घुराने की आवाज आने लगती है। केट स्टेसी से बोलती है तुम जल्दी से अपने कपड़े उतार लो, लेकिन ऐसा करने में देरी हो चुकी है क्योंकि परछाई वाला जीव उनको मारने के लिए वापस आ चुका है। अब स्टेसी घबरा जाती है और ताबूत जैसी दिखने वाली मशीन को खोलकर उसके अंदर चली जाती है। उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इस मशीन में जाने वाली चीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है और पीछे कोई राख तक नहीं बचती। अब तक फ्रेडरिक बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंच चुका है, लेकिन घायल स्टीव उसका वहां इंतजार कर रहा होता है और मौका मिलते ही फ्रेडरिक को चाकू मार देता है। लेकिन इससे पहले कि स्टीव बाहर जा पाए, फ्रेडरिक स्टीव को गोली मार देता है। लेकिन फ्रेडरिक के बाहर निकलने से पहले ही वो छाया वाला जीव आ जाता है और उसको जान से मार देता है। इस सब के दौरान चार्ली केट को बचाने के लिए पहुंच जाती है और दोनों मिलकर बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ निकल लेते हैं। उनके रास्ते को परछाई वाले जीव ने रोका हुआ है। वो उस जीव को भगाने के लिए अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह से बाहर ही आ जाते हैं। वो खतरनाक जीव भी आजाद हो गया है। केट और चार्ली को पता लगता है कि वो दोनों एक जंगल के बीचों बीच है और बदकिस्मती से अभी रात का समय है।
अब जैसा कि अंधेरे में छाया वाला जीव और भी शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए चार्ली और केट को अब नहीं पता कि उन पर कब हमला हो जाए। उनके पास एक ही चारा है कि वो बिना रुके भागे। भागते भागते वो एक पेड़ के पास रुकते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी उनको परछाई वाला जीव दिखता है, लेकिन उन दोनों की किस्मत अच्छी है क्योंकि जैसे वो जीव उन पर हमला करने वाला होता है तभी सूरज निकल जाता है। छाया वाला जीव भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो सूरज की शक्तिशाली किरणों से तबाह हो जाता है। कुछ समय बाद फिर केट जागती है और पूछती है उस खतरनाक जीव के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है? इसके जवाब में चार्ली बोलता है वो सूरज की रोशनी से खुद ही मर गया। अब खूबसूरत दिख रहे आसमान को दोनों मुस्कुराते हुए देखते हैं। चार्ली केट के उठने में मदद करता है और दोनों जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों रुकिए, क्या हो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गए और अचानक से स्विमिंग पूल बंद हो जाए और आप बाहर न निकल पाए और फिर आपको बाहर निकलने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े। कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है 12 फीट डीप। दोस्तों आप इसको जरूर देखिए, ये बड़ी अच्छी सर्वाइवल मूवी है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।